नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सीटेट का एग्ज़ाम पास आ रहा है धीरे धीरे। आज सीटेट के ही सीडीपी के एक टॉपिक में से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन बेसिकली जो हम एग्ज़ाम लेते हैं वो मूल्यांकन होता है। मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद उससे पूछें उसके बारे में, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि उस बच्चे को कितना आया, उसने कितना समझा उस बारे में। तो वो हमारा मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन एक सतत और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि शिक्षण के बाद विद्यार्थियों में कितना ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों का विकास हुआ है। विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा और आगे उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, यह जानने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। मूल्यांकन में केवल अंक देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, विद्यार्थी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि उसको क्या समझ में आ रहा है। कई बार होता है भाई हम रट के तो नंबर अच्छे ले आते हैं पर हमें टॉपिक क्लियर ही नहीं होता है। सिर्फ हमने उसे लर्न कर लिया है, कैसे भी करके उसे रट लिया है और हम नंबर ले आए। तो सिर्फ मूल्यांकन का मतलब सिर्फ अंक देना नहीं होता है, हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि उसको एक्चुअल में वो चीज़ समझ में आई है, वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे टाइलर की है, मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। इसके बाद दो लोगों ने और परिभाषा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मापन, परीक्षण एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है? मापन केवल मात्रा बताता है जबकि परीक्षण हमें क्षमता के बारे में बताता है। मापन संख्यात्मक होता है, परीक्षण हमारा प्रश्नों के माध्यम से होता है। मापन में अंक प्राप्त करना है, परीक्षण में प्रदर्शन जानना होता है। ठीक है, जैसे 70 अंक प्राप्त हुए और परीक्षा देना, ये सब। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? इम्पोर्टेंट, विद्यार्थी की उपलब्धि जानना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। हमें बेसिकली शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसको ये पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चे ने कितना कितना उसको समझ में आया है, उसको क्या समझ में नहीं आया है, किस चीज़ में उसे सुधार करना है, उसको अपनी टीचिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। विद्यार्थियों से जो फीडबैक मिलता है उससे पता चलता है कि उनको क्या कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं और उसके हिसाब से वो अपनी शिक्षण नीतियाँ बनाता है। पदोन्नति का निर्णय लेता है कि कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और भिन्नताओं को समझता है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बच्चे में एक अलग डिफरेंट नेचर होता है, वो समझता है। मतलब वो हर तरीके से संपूर्ण विकास का आकलन करता है। विशेषताएं क्या हैं? सतत प्रक्रिया है, उद्देश्य आधारित है, व्यापक होती है, निर्णय लेने में सहायक होती है, सुधारात्मक होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों होती है, सीखने को बेहतर बनाती है। मूल्यांकन के प्रकार हैं आपके। पहला है इसमें प्रारंभिक या निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कब किया जाता है? शिक्षण शुरू होने से पहले या कठिनाई आने पर किया जाता है। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें उस कठिनाई का पता चल जाता है, हम उसकी वीकनेस समझ जाते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने सुधार करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे यदि विद्यार्थी भिन्न नहीं समझ पा रहा है तो पहले उसकी समस्या जानते हैं कि उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? सीखने की प्रगति जानना, तुरंत सुधार करना, नियमित प्रतिपुष्टि देना। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं कक्षा में, टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है और वो बीच में से ही पूछने लग रहा है कि अभी जो पहले मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया वो क्या पढ़ाया उसके बारे में, या कुछ जैसे सेंटेंसेस होते हैं तो ये किसने कहा था, किससे कहा था। तो इससे क्या है, हमें तुरंत पता चलता जाता है कि कैसे बच्चा अटेंटिव है या नहीं है। अगर नहीं है या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसमें सुधार कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कक्षा प्रश्न, गृह कार्य, प्रोजेक्ट, मौखिक प्रश्न, क्विज करना, गतिविधियां कराना। विशेषताएं क्या है? नियमित होता है, सीखने में सुधार करता है, अंक देना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है इसमें।
फिर है आपका सुमेटिव इवोल्यूशन। इसमें जो आपका इवोल्यूशन है वो है कब किया जाता है, पाठ या सत्र के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इस इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है अंतिम उपलब्धि जानना, परिणाम घोषित करना, प्रमाण पत्र देना। जैसे हमें लास्ट में साल के अंत में हमें रिजल्ट मिलता है, हमें पता चलता है कि हम क्या नंबर आए हैं, कितने आए हैं, हमने कितनी इम्प्रूवमेंट की है और हम 100% में से कितने प्रतिशत उस कक्षा के बारे में जान पाए हैं। फिर है आपका निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर। इसमें क्या है, निर्माणात्मक में क्या होता है, शिक्षण के दौरान होता है और संकलनात्मक होता है शिक्षण के अंत में, सुधार के लिए होता है, अंतिम निर्णय के लिए बार बार होता है, और संकलनात्मक क्या होता है, एक या दो बार होता है। इसमें फीडबैक अधिक होता है और इसमें परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकास पर बल देता है, उपलब्धि पर बल देता है। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, इसमें आपका पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र। यह ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। भावात्मक क्षेत्र क्या है आपका, यह भावनाओं, रुचि, दृष्टिकोण एवं मूल्यों से संबंधित है। रुचि, अनुशासन, सहयोग, सम्मान, जिम्मेदारी। मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर डोमेन जो है आपका वो है, यह शारीरिक कौशल से संबंधित है, चित्र बनाना, प्रयोग करना, खेल करना, लेखन करना, हस्तकला। अच्छी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, व्यापक, व्यावहारिक, निष्पक्ष, लचीली। मूल्यांकन के लाभ क्या है, सीखने में सुधार, कमजोरियों की पहचान, आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षण को शिक्षण सुधारने में शिक्षक को शिक्षण सुधारने में सहायता, यानी कि जो टीचिंग हो रही है उसमें उसको कहाँ कहाँ सुधार करना है, वो और कितना उसे इफ़ेक्टिव बना सकता है, कितना ज़्यादा उसको क्या कहते हैं सरल बना सकता है, इस बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना, समग्र विकास का आकलन करना। मूल्यांकन की सीमाएं क्या हैं, पक्षपात की संभावना, समय अधिक लगाना, सभी गुणों का सही मापन कठिन है, गलत उपकरण से गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, मूल्यांकन निर्णय प्लस सुधार, परीक्षण प्रश्न पूछना, मापन अंक देना, मूल्यांकन संपूर्ण निर्णय लेना। निर्माणात्मक शिक्षण के दौरान होता है, संकलनात्मक होता है आपका शिक्षण के अंत में, निदानात्मक कठिनाई की पहचान करना, प्रतिपुष्टि सुधार का मार्ग बताता है, पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, तो ये विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह होता है। रूब्रिक क्या होता है, मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड होते हैं। स्वमूल्यांकन, स्वयं द्वारा मूल्यांकन होता है, सहपाठी मूल्यांकन, साथी द्वारा मूल्यांकन होता है। अब आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से किया जाता है। इसमें विद्यार्थी के शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य अंक देना नहीं, बल्कि विद्यार्थी के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, सतत यानी कि कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में नहीं, बल्कि पूरे शिक्षण अधिगम के दौरान नियमित रूप से किया जाता है। इसमें शिक्षक समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन करता है और आवश्यकता अनुसार शिक्षण में सुधार करता है। सतत मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, नियमित रूप से किया जाता है, प्रत्येक अध्याय के बाद प्रगति देखी जाती है, सीखने की कठिनाइयों की शीघ्र पहचान की जाती है। जैसे हम जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं,
कि एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाले चैप्टर के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछना कि बच्चे को लास्ट वाला चैप्टर याद है, उससे वो रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये यही है, प्रत्येक अध्याय के बाद प्रगति देखना। सुधारात्मक शिक्षण संभव होता है, विद्यार्थी को समय समय पर प्रतिपुष्टि दी जाती है। व्यापक क्या होता है? व्यापक का अर्थ है समग्र या सभी पक्षों को सम्मिलित करने वाला। केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि विद्यार्थी के लिए संपूर्ण विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि उसकी होल पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है। सीखने का आकलन क्या है? सीखने का आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि विद्यार्थी ने निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार कितना ज्ञान, कौशल, समझ और दक्षता प्राप्त की। यानी कि जब विद्यार्थी ने पढ़ा तो उसने क्या क्या उसे कितना समझ में आया, उसको कितनी उसने दक्षता प्राप्त करी कि वो आगे समझा सकता है या उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है ना। तो कितना सीखा, क्या सीखा और कितने सीमा तक प्राप्त किए उसने, इस बारे में आकलन करना। सीखने के आकलन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की उपलब्धि जानना, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाना, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना, अगले शिक्षण की योजना बनाना, प्रमाणन एवं पदोन्नति का आधार बनाना। सीखने में सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देना, प्रमाण एवं पदोन्नति का आधार बनाना। जैसे क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो हम हर बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो एक शिक्षक को पता होता है प्रत्येक बच्चे के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, कि वो किस तरीके का है पढ़ने में। तो हम आराम से उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, या हमसे कोई पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये अच्छे नंबर लाएगा, या ये एवरेज है, या ये बिलो एवरेज है। ये हम क्लास में रह के समझ में आ जाता है। सीखने के आकलन की विशेषताएं क्या है? उद्देश्य आधारित होता है, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होता है, लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है, सतत प्रक्रिया है, निर्णय लेने में सहायक है, सुधारात्मक शिक्षण का आधार बनाता है। अब सीखने के आकलन के प्रकार। सीखने के लिए आकलन शिक्षण के दौरान किया जाता है, सीखने में सुधार इसका महत्व उद्देश्य है, नियमित प्रतिपुष्टि दी जाती है, इसे निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। इनकी विभिन्नताएं या भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा क्या है? स्किनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारी सिर्फ मेंटल पावर नहीं, हम फिजिकली भी डिफरेंट होते हैं, हम इमोशनली भी डिफरेंट होते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत डिफरेंट होता है, भले ही वो ट्विंस हों, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या है? शारीरिक विभिन्नताएं, इसमें ऊंचाई, वजन, रंग, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति है। इसके बाद है बौद्धिक विभिन्नता, इसमें बुद्धि, लब्धि, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, स्मृति, रचनात्मकता। भावनात्मक विभिन्नता में क्रोध, धैर्य, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, भावनात्मक निर्णय। सामाजिक विभिन्नता में आपका आएगा सहयोग, नेतृत्व, सामाजिक समायोजन, संचार कौशल। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है? आनुवंशिकता हो सकती है, वातावरण हो सकता है, परिवार हो सकता है, विद्यालय, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति हो सकती है, संस्कृति, शिक्षा के अवसर और प्रेरणा हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको अगर मोटिवेट ना किया जाए, एक टीचर आए, एक एवरेज बच्चा और एक बहुत अच्छा पढ़ने में बच्चा है, एक एवरेज बच्चे को बार बार मोटिवेट करे, अरे तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम्हें तो करना चाहिए। और जो बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसे डीमोटिवेट कर दे कि तुमसे अच्छे से लिखा भी नहीं जाता, तुमसे ढंग से कुछ भी। तो ये प्रेरणा ही
जो एक को मोटिवेट करना, दूसरे को डीमोटिवेट करना, यही आपके रिजल्ट में इतना डिफरेंस ला सकती है। तो विभिन्नताओं के बहुत सारे कारण, जिसमें प्रेरणा मुझे सबसे ज़्यादा, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि आपके मोटिवेशन से सामने वाला एक स्टेप आगे हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानना, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता देना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना, सकारात्मक एवं समावेशी कक्षा वातावरण बनाना, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि देना। एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्लास को हेल्दी रखता है, इन्वायरमेंट एकदम हेल्दी रखता है। डांटने या मारने या पनिशमेंट से कभी भी एक अच्छी क्लास नहीं बनती है। जब हम बच्चों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनको ये फील कराते हैं कि अगर आप अपनी कोई गलती बताएंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको सुधारा जाएगा, तो वो क्लास अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। तो शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और शिक्षक अगर बहुत अच्छा है तो वो क्लास अपने आप ग्रोथ करती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम, आप कुछ ये आपके एमसीक्यूज हैं जिनको आप देख लीजिए, इसी से रिलेटेड हैं आपके। अंतिम परिणाम घोषित करना, सीखने में सुधार करना, प्रमाण पत्र देना, पदोन्नति करना। तो इसका है सीखने में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकलनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो शिक्षण के अंत में किया जाता है। किसी विद्यार्थी के सीखने में कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है? तो निदानात्मक। जब हम कठिनाई का पता लगा रहे होते हैं तो हम निदान कर रहे होते हैं, निदानात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी का समग्र विकास करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का संबंध किससे है? इसका संबंध है निर्माणात्मक मूल्यांकन से। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसका उदाहरण है? ये आपका संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है? पोर्टफोलियो का उद्देश्य है विद्यार्थी के कार्यों का व्यवस्थित संग्रह रखना। रूब्रिक का उद्देश्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित करने के लिए। यदि शिक्षक प्रतिदिन कक्षा में प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की प्रगति जांचता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का सबसे व्यापक स्वरूप कौन सा है? तो इसका सबसे व्यापक स्वरूप मूल्यांकन ही है। परीक्षा, परीक्षण, मापन। तो मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सह शैक्षणिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सह शैक्षणिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो गणित, विज्ञान, खेलकूद, भाषा। तो हम खेलकूद में ही एक दूसरे के साथ रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। स्व मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? प्रतियोगिता बढ़ती है, आत्मचिंतन एवं आत्मसुधार। जब स्व की बात की जा रही है तो यहाँ आत्मचिंतन एवं आत्मसुधार हो जाएगा। सहपाठी मूल्यांकन में मूल्यांकन कौन करता है? सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाला। तो इसका एग्जाम्पल हो जाए, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी एक दूसरे का करते हैं। किसी परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान परिणाम देना। वैधता का अर्थ है परीक्षा लंबी हो, परीक्षा वही मापे जिसके लिए बनाई गई हो। तो आंसर होगा आपका परीक्षा वही मापे जिसके लिए बनाई गई हो। प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर आपका इसमें है सुधार के लिए मार्गदर्शन देना। निम्नलिखित में से कौन निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, परियोजना कार्य, अंतिम परिणाम। तो ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन है, तो इसका परियोजना कार्य हो जाएगा। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है तुलना करना, सीखने में सुधार करना। सीखने में सुधार करना, तुलना हमें करनी नहीं है, असफल घोषित करना नहीं है, रैंक देना, अंक देने की बात की नहीं गई है। मूल्यांकन मुख्यतः किस पर आधारित होना चाहिए? तो मूल्यांकन हमेशा अनुमान पर, व्यक्तिगत पसंद पर, अफवाह पर। अनुमान पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमने एक अनुमान लगा लिया कि हाँ ये सही, ये बच्चा पढ़ने में ठीक होगा, हाँ इसने एक
क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो ये ठीक होगा, अनुमान हम लगा नहीं सकते। व्यक्तिगत पसंद पर बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई टीचर का फेवरेट है तो उसको अच्छे नंबर मिलना है, बिल्कुल नहीं। अफवाह पर, ये तो कहीं से भी, ये तो नेगेटिव ही है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही होगा। चेकलिस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्यवहार या कौशल का अवलोकन करने के लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल का उपयोग मुख्यतः किसके मूल्यांकन में किया जाता है? रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है व्यवहार एवं प्रदर्शन के लिए। मूल्यांकन का कौन सा प्रकार सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है? निदानात्मक प्रकार। सीखने के दौरान लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन कहा जाता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माण कर रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं कंटिन्यू कुछ। किसी विद्यार्थी के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक अभी तक नहीं आया है ये शब्द। समग्र विकास पर बल देने वाला मूल्यांकन है व्यापक मूल्यांकन। सीखने के रूप में आकलन में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? विद्यार्थी स्वयं, जिसकी भूमिका होती है, जो सीख रहा होता है, जो लर्नर होता है। मूल्यांकन का कौन सा गुण पक्षपात को कम करता है? वस्तुनिष्ठ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, तो उनमें क्या है, पक्षपात कम हो पाता है, क्योंकि बच्चा सीधे आंसर पर टिक लगाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सही है तो सही, गलत है तो गलत। परियोजना कार्य मुख्यतः किसका मूल्यांकन करता है? अनुप्रयोग एवं रचनात्मकता का। एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली का अंतिम उद्देश्य सीखने में सुधार एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तो ये आज आपका मूल्यांकन का टॉपिक, जितना भी जो कुछ भी आना था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। आप सारे वीडियोस देखिए, आपको सारे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज मिलेंगे। प्लीज़ इनको आप नोट बना के पढ़िए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम 3 तरीके से पढ़ रहे होते हैं। हम देख भी रहे होते हैं, हमारा ब्रेन भी चल रहा होता है, हम समझ भी रहे होते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज़ लगाने से क्या होता है कि कई बार हमें उसका अर्थ नहीं पता है, हमें बात ही समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि इसमें आंसर ये दिया है तो ठीक है, हमने इसे मान लिया। लेकिन जब हम किसी की थ्योरी पढ़ते हैं, जब हम किसी को डिटेल में पढ़ते हैं, तो हमें पूरी तरीके से पता होता है कि ये जो आंसर है वो इस वजह से इसका आंसर ये है। तो प्लीज़ डिटेल से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सीटेट क्रॉस करिए, सबकी अच्छी जॉब लगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत टफ कंपटीशन है, तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना है। पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।